मीनिंग ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन की देखनी है? मैंने आपको बोला था एक दिन पिछली देखनी है जी, 31/1/18 को। और हमने कहा उस दिन ट्रेडिंग हो रही थी, वो कहता है बिल्कुल ट्रेडिंग हो रही थी, तो हमने कहा 31/1/18 को। अब वो कहता है कि सर दो प्राइसेस है, एक हाई प्राइस और एक लो प्राइस। सरकार ने खुश किया जी और उन्होंने क्या कहा कि आप हाई ले लीजिए। 31 को सैटरडे नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग डेट नहीं है, फिक्स डेट है, ठीक है। तो 31/1 को आपने कौन सा प्राइस लेना है? हाई प्राइस लेना है, फाइन। लेकिन अगर आप कहते हैं सर उस दिन मार्केट खुली थी, मेरे शेयर में एक भी शेयर ट्रेड नहीं हुआ, तो अब आप बैकवर्ड चाहिए। अब आप बैकवर्ड चाहिए, आप 30 तारीख देखिए, 29 देखिए, 28 देखिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको लेना रहेगा और उस दिन का हाईएस्ट प्राइस लेना है। फिर से बोल रहा हूं, 31/1 को अगर आपके शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, रिलायंस के शेयर खरीदे और बेचे गए थे, तो हमने कहा सर एक हाई है, एक लो है, एक एवरेज है। उसने कहा हाईएस्ट ले, एंड वी वर हैप्पी विद इट, क्योंकि हाई से मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा, ठीक है। और सरकार ने खुश किया यहाँ पर। और हमने कहा सर हमारे शेयर में ना ट्रेड ज्यादा होता नहीं है, 31/1 को टोटल शेयर ट्रेडेड इज 0, कोई शेयर ट्रेड हुआ ही नहीं। तो वो कहता है कि जी 30 को हुआ होगा, 29 को हुआ होगा, 25 को हुआ होगा, 20 को हुआ होगा, जब भी लास्ट ट्रेड हुआ है उस दिन का हाईएस्ट प्राइस आप ले लीजिए। क्लियर? और वो कहते हैं कि अगर वो यूनिट है तो आप 31/1 को उसका एनएवी ले लीजिए। यूनिट्स का तो एनएवी होता है, तो आप उसका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ले लीजिए। म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कहा उस दिन मेरा शेयर लिस्टेड ही नहीं था, बट अब लिस्ट हो गया, अब बेच रहा हूं, ठीक है। सो वो कहता है कि वेयर द कैपिटल एसेट इज एन इक्विटी शेयर इन विच वॉज नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31/1, बट वो उसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफर पे लिस्ट हो गया। सेम बात आगे दोबारा से लिख रहा है, कहता है विच इज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी कैसे बना? बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47, जो कि पहले लिस्टेड नहीं था। एग्जाम्पल मेरे पास ए लिमिटेड के शेयर थे, अनलिस्टेड है, ठीक है। ए लिमिटेड को इन्फोसिस ने अपने अंदर मर्ज कर लिया, ठीक है। ए लिमिटेड खत्म हो गई और ए लिमिटेड के शेयर होल्डर मुझे क्या मिला? इन्फोसिस के शेयर मिल गए, ठीक है। और आज जब मैं इन्फोसिस के शेयर बेचने गया तो 112 ही लगेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इक्विटी शेयर खरीदने और बेचने दोनों पे एसटीडी होना चाहिए था, बट आपने तो इसके अंदर एसटीडी नहीं पे किया। यहां पर मैंने आपको ये पॉइंट क्रॉस करवाया था कि एसटीडी वाली कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखी है कुल ट्रांजैक्शन को, जिसके अंदर एसटीडी पे दोनों पे ना भी हो तब भी आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, ये तो बड़ी जेन्युइन सी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मैंने ए लिमिटेड का शेयर खरीदा था और मुझे इन्फोसिस का मिल गया। आज मैं इन्फोसिस का जब बेचने जा रहा हूं तो वो कहता है कि जी आप 17-18 के तक का इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। क्योंकि मैं आपको क्या कहता था, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, कि मैंने ये शेयर 10 का खरीदा था, 18 तक वो 100 का हो गया, तो सरकार कहती थी 100 तक हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, 100 के बाद की एप्रिसिएशन पे ही टैक्स लगाएंगे। बट ये शेयर तो मेरे को पता ही नहीं कितने का हो गया। क्यों नहीं पता? क्योंकि अनलिस्टेड थी। क्या? ए लिमिटेड अनलिस्टेड थी, मेरे को नहीं पता है 2005 में कितने का था और 18 में कितने का था। तो गवर्नमेंट कहती है कि वहां पे कोई स्टॉक एक्सचेंज का क्राइटेरिया हमारे पास है ही नहीं, हमें पता ही नहीं उस दिन वो कितने का था। तो आप क्या करो, आपने ए लिमिटेड के शेयर कितने के खरीदे थे? 100 रुपए के, आप उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो। जब आपने वो शेयर खरीदा था उसे नीचे डेट ऑफ एक्विजिशन वाला इंडेक्स नीचे और 17-18 का इंडेक्स ऊपर, तो आप उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो। वहां तक हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, उसके बाद का हम आपको टैक्स लगाएंगे। ऐसा एक भी केस, क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नहीं है जी, ना मॉड्यूल में, ना स्कैनर में, ना आरटीपी में, ना इस बुक में, ठीक है। बट मैंने आपको ये पॉइंट करवा दिया है, ठीक है। जो अगर आपके पास अनलिस्टेड कंपनी का शेयर था और उसके बाद में जिस दिन या फिर वो बाद में लिस्ट हो गई या फिर उस लिस्टेड कंपनी ने मर्ज कर लिया सेक्शन 47 की वजह से, इन दैट केस
हम आपको 2018 तक का टैक्स नहीं लगाना चाहते, बट हमारे पास कोई कंक्रीट वैल्यू थी भी नहीं, तो हमने आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया कि तब तक आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लीजिए, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, उसके बाद हम आपको टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। क्लियर? और ये जो थी 4-2 को जी इन्होंने सर्कुलर निकाला जी फॉर द क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, मार्केट में पूरा हल्ला मच गया और हर एक बंदा बस यही पूछा था कि सर हमें टैक्स कैसे लगेगा, ठीक है, और पहले पे भी देना पड़ेगा कि अब नए पे ही देना पड़ेगा, कैसे होगा। तो इन्होंने बड़ा अच्छा ये सर्कुलर निकाला Q&A फॉर्म के अंदर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर, और ये सर्कुलर पढ़ लेते हैं जी। इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है, सिर्फ उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अब जल्दी से पढ़ेंगे जी। नंबर 1 वो कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कौन सी एसेट्स के ऊपर है, ये तो आपको पता ही है। पॉइंट नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, दूसरा यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तीसरा बिजनेस ट्रस्ट। और वो कहता है कि जो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया हो और एसटीडी पे किया हो। इक्विटी शेयर के केस में दोनों में, खरीद और बेच पे, और बाकी सबके केस में सिर्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। फाइन, ये तो रिपीट था। पॉइंट नंबर 2 कहता है टैक्स कब लगाओगे, कहता है 1/4/18 से लगना शुरू होगा, क्योंकि ये बजट कौन सा था, बजट 18। बजट 18 कब से लगता है, 1/4/18 से, ठीक है। तो वो कहता है 1/4/18 के बाद अगर आप ट्रांसफर करेंगे, तो जब आप ट्रांसफर करेंगे उस वक्त इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। वो कहता है कंप्यूट कैसे किया जाएगा, तो वो कहता है कि जी कंप्यूट के लिए हम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें से माइनस कर देंगे और फिर बैलेंस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वो कहता है कि जी अगर मैंने वो एसेट पहले ही खरीदे थे तो मैंने आपको बता दिया 55(2)(a)(c। ये देखिए जी, ये हाईलाइट करना था मैंने, थोड़ा सा मैंने किया नहीं। 55(2)(a)(c में ये कैलकुलेशन है ABC वाली। 55(2)(a)(c के हिसाब से आपकी कॉस्ट कंप्यूट की जाएगी। तो वो कहते हैं कि जी इलस्ट्रेशन हमें बता दो कैसे। तो ये सिनेरियो इन्होंने अलग अलग बनाए हैं, मैं इधर बना दूं आपके लिए ABC। कहता है एक शेयर मैंने कब खरीदा था, 1 जनवरी 17 को, कितने का, 100 रुपए का। मैं ए में लिख दूं 100 रुपए का खरीदा था, क्योंकि 1/2/18 से पहले खरीदा था, 100 रुपए, ठीक है। अब वो कहता है कि जी 31 जनवरी को वो कितने का बिक गया, 200 रुपए का। बी कितना आ गया, 200 रुपए। और मैंने एक्चुअल में बेचा कब, 1 अप्रैल 18 को, कितने का, 250 का। तो पहले बी और सी की फाइट करवाते हैं जी, विच एवर इज लेस, तो 250 क्रॉस हो गया। और फिर इसकी फाइट करवाते हैं ए के साथ, विच एवर इज हायर, तो फिर 100 क्रॉस हो गया, 200 मेरी कॉस्ट हो गई, तो 250 का बेचा है, 50 रुपए कैपिटल गेन। प्लीज किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए जी। आर वी गुड? चलिए जी, सिनेरियो 2 कहते हैं कि जी मैंने खरीदा था 100 का, फेयर मार्केट वैल्यू थी 200 की, और बेच दिया 150 में। ये 3 वैल्यू समझ में आ गई आपको। तो अब इन दोनों की फाइट, विच एवर इज लेस, तो 200 क्रॉस हुआ, 150 बच गया, और 150 और 100 के अंदर विच एवर इज हायर, तो 100 क्रॉस हो गया, 150 बच गया, 150 का ही बेचा, 150 माइनस 150, 0 का टैक्स। सिनेरियो 3 कहते हैं कि जी खरीदा था 100 का, 100 लिख लिया मैंने, फेयर मार्केट वैल्यू थी 50, ठीक है जी, वो भी लिख ली, बेच दिया 150 का। तो अब ये ABC आ गई, पहले B और C का फाइट करवाते हैं, विच एवर इज लेस, 150 क्रॉस हो गया, 50 बच गया, 100 और 50 विच एवर इज हायर, 50 क्रॉस हो गया, 100, तो बेचा कितने का है, 150 का, 150 माइनस 100, 50 रुपए का कैपिटल गेन। चलिए सिनेरियो 4 भी करते हैं जी। खरीदा था 100 का, फेयर मार्केट वैल्यू थी 200, बेचा 50 रुपए में। पहले बी और सी की फाइट करवाते हैं, विच एवर इज लेस, 200 क्रॉस हो गया, 50 बच गया, 50 और 100 की फाइट करवाई, विच एवर इज हायर, 100 इज द कॉस्ट, बेचा कितने का है, 50 का, इसमें लॉस आ रहा है। सर बट जो आपने पिछला वाला बताया था वो उसमें लॉस थोड़ी आएगा। फिर से बोलिए। जो आपने सबसे पहले एग्जांपल दी थी, जो मतलब जिसमें 50, 150 और 100 बनी थी, हाँ जी, उसमें फिर कोई लॉस थोड़ी आएगा, आपने कहा था कैपिटल लॉस आएगा उसमें। एग्जाम्पल दोबारा ड्राफ्ट करवा सकते हो आप। सीओ में 50 था, हाँ फेयर मार्केट वैल्यू 150 और सेल वैल्यू 100। हाँ, विच एवर इज लेस,
100 विच एवर इज हायर 100 हाँ सर वो ए आपकी 100 हाँ वो अभी भी आया जिसमें लॉस आया वो भी यही था, ठीक है। इसमें मतलब ठीक है, इस केस में तो नहीं आ रहा जो एग्जांपल आपने बनवाई थी। आइए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि सर इन्फ्लेशन इंडेक्स मिल जाएगा, वो कहता है सॉरी है सर सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? क्लियर? और वो कहता है कि जी 1 अप्रैल 18 के बाद बेचेंगे तो हमने कहा सर टैक्स लगेगा 10% पे, और वो भी 1 लाख के बियॉन्ड। पहले 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 1 लाख के बियॉन्ड। बच्चे ये 1 लाख जरूर भूल जाते हैं, प्लीज ये 1 लाख को ध्यान में रखना, 10% याद रहता है। कहता है कि जी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट होगा, वो तो डेट ऑफ एक्विजिशन से ही काउंट होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, ये तो आपने एक्विजिशन से ट्रांसफर को ही कंपेयर करना है। कहता है कोई टीडीएस, हमने कहा नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं। कौन काटेगा टीडीएस? सिर्फ और सिर्फ आपको ये पॉइंट नंबर 10 के लिए पढ़ा रहा हूं जी, एक्सेप्ट मैं ये सर्कुलर ना पढ़ाता और क्रॉस करवाया था। अभी एक भी नई चीज आपने नहीं पढ़ी सर्कुलर में, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। सुनिएगा जी, मैंने कहा सर 1 फरवरी 2018 से पहले बोनस शेयर्स मिले, अब उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बोला था ऑलवेज निल एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन, दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन। मेरे को बोनस शेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब मिले? 2010 में। कितने के? 0 के। फेयर मार्केट वैल्यू आज उनकी कितनी थी? 500 रुपए। कितने के बेच दिए? सेल कंसिडरेशन 550 के बेच दिए, ठीक है। तो यहां पर भी 55 2AC ने भी मेरे बोनस शेयर्स की कॉस्ट 500 मांग ली। कंपेयर कर लेते हैं, पहले इन दोनों में से विच एवर इज लेस 500 जीत गया, फिर इन दोनों में विच एवर इज हायर 500 जीत गया। बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई जी 500, और होना भी ऐसे चाहिए था। 1/2/18 से पहले मेरे को बोनस शेयर मिलते थे, मेरे को एक पैसे की टेंशन नहीं थी। मेरे मन में आता था 12 महीने के बाद बेचूंगा, सारा टैक्स माफ हो जाएगा, क्योंकि मेरा पोहा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ऑनलाइन मिले ऑनलाइन ही बेच दूंगा, सो इन दैट केस मेरे को इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म तो टैक्स लगता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने उस एक्सपेक्टेशन से इसे 10 साल संभाल के रखा। अब आप 18 में बोलते हो टैक्स लगाएंगे, तो मैंने कहा 500 तक तो नहीं टैक्स लगाएंगे, 500 के बाद आप टैक्स लगा लो, ठीक है। सो ये एक और एक्सेप्शन आ गई जी, सेकंड एक्सेप्शन आ गई, बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई अगर ये लिस्टेड सिक्योरिटीज थी और 1/2/18 से पहले इशू हुई थी। बोनस शेयर्स आपको अलॉट कब हुए थे? 1/2/18 से पहले, और बेचे आपने बाद में। आर वी गुड और नॉट? राइट शेयर्स तो वही है जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी राइट शेयर्स की होगी और फेयर मार्केट वैल्यू, ये तो सेम है। राइट शेयर्स की तो कॉस्ट होगी, लेटर से 200 में खरीदे थे, आज 500 के हैं, तो फिर 500 के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वो कहते हैं लॉस आ गया तो मैं कहा फिर एडजस्ट कर लेना, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर लेना, करंट ईयर में कर लो, नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड कर लेना। आइए जी इलस्ट्रेशन करते हैं, जल्दी से क्लास कंक्लूड करते हैं, अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर एक्स। इन्होंने 1000 इक्विटी शेयर खरीदे थे कब? 1/4/17 को। तो हमने कहा पहले बजट से 18 से पहले कितने के? 15 लाख रुपए के। फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन कितने की थी? 15.25 की। मैं लिख दूं ABC 15, 15.25 और बेचे कितने के? 16.75 के। पहले बी और सी की फाइट करवाते हैं, विच एवर इज लेस, तो 15.25 और 15.25 फिर 15 विच एवर इज हायर, तो ये दोनों क्रॉस हो गई जी, बचा कौन सा? 15.25। तो सेल कंसीडरेशन कितनी गिवन है? 16,75,000। कहता है एसटीटी पे की है 0.1%। हमने कहा सर माइनस करो, कैपिटल गेन का चैप्टर है, यही पीजीबीपी का चैप्टर होता तो एसटीटी माइनस ना करता, ठीक है। कैपिटल गेन का चैप्टर है, तो वो कहता है कि जी एसटीटी भी पे किया है और सेल कंसीडरेशन। अच्छा ये टोटल एक्सपेंसेस उसने बता दिए जी, 0.6 नहीं, इन्होंने 0.5 भी माइनस किया। एसटीटी भी माइनस होना चाहिए। मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, फाइन, ठीक है, मैंने बिल्कुल उल्टा बोल दिया थॉरली। कैपिटल गेन्स के अंदर नहीं मिलती है, पीजीबीपी में मिलती है, तो
तो यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, ब्रोकरेज की मिल जाएगी। तो ये 0.5 हमने माइनस कर दिया और दिस इज द अमाउंट, और 15-25 जो हमने ऊपर निकाली 55 टू AC के हिसाब से। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा जी सेक्शन CA वाले बच्चों को। ठीक है, पेपर में वर्किंग नोट में आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से आई है 15-25, 55 टू AC के हिसाब से। ये सेटल्ड है ना क्वेश्चन। आइए जी आगे चलते हैं। कहते हैं कि जी 1000 इक्विटी शेयर कितने के खरीदे, मैं लिख रहा हूं जी यहाँ पर 15,25,000 के। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 15 लाख, बेचे कितने के 14,75 में। तो पहले इन दोनों की फाइट करवाते हैं, विच एवर इज लेस, तो ये क्रॉस हो गया, ये बचा। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये हमारी कॉस्ट है, लॉस आ जाएगा। एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं जी, वो तो ऑब्वियस है, हो जाएगा 55 टू AC। कॉस्ट निकालनी ही टेक्निकल है। आइए एक और क्वेश्चन है जी, कहता है खरीदे थे 15-25 के। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू थी 16,50। ठीक है, बेचे कितने के 16 के। आइए जी कंपेयर करते हैं। पहले विच एवर इज लेस, 16,50 क्रॉस हो गया, 16 बचा, 16 और 16 15-25, 15-25 भी क्रॉस हो गया, 16 विल बी द कॉस्ट। ठीक है, इसमें ब्रोकरेज नहीं गिवन, नील आ गया सब कुछ। मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल है। प्रियंश आपको जाना है तो चल जाओ, 5 मिनट्स फाइन। असेसमेंट ईयर 21-22 में मिस्टर एक्स कितने साल के हैं जी, 64 साल के हैं। सीनियर सिटीजन हैं कि नहीं, कि 1 साल रहता है अभी, सब नलायक बैठे। सीनियर सिटीजन है जी, 60 और 80 का क्राइटेरिया। इंटेंशनली ये 64 साल लिखते हैं कि 65 से शुरू होना था कि नहीं। ठीक है, तो इनका जो नील स्लैब रेट है कितने का है, 3 लाख का है। ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको बता रहे हैं जी 180 है, और अदर इनकम है 275 3 लाख में से माइनस हो जाएगी। नील स्लैब रेट कितने का बचा, 25,000 का। समझ में आता है आपको, नील स्लैब रेट था कितने का, 3 लाख, और पहले किसके लिए एडजस्ट होगा, अदर हेड की इनकम के लिए। अदर हेड की इनकम कितनी है, 275, 25,000 बच गया। 25,000 में कितने में से माइनस कर दूंगा, 180 में से। 180 में से 25,000 माइनस कर दिया, कितना बचा, 155। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। देखिए 112 है, पहले 1 लाख पे तो टैक्स है ही नहीं, तो 1 लाख और माइनस कर दिया, बचा 55,000। 55,000 पे टैक्स कितना बना, 5500, 10%, और उस पर सेस ऐड कर दिया 4% का, 220 रुपए टैक्स बन गया सबका। 5720 पे पहुंच गए हैं सर, मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूं, समझ में आ रहा है ना आपको। इसमें 3 एग्जांपल्स हैं और तीनों ही बहुत आसान है जी। मिस्टर राजन प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज। पहले वो कहता है ए लिमिटेड जो कि लिस्टेड है, कहता है शेयर मैंने खरीदे थे 17 में 100 रुपए का। मैं लिखना शुरू कर देता हूँ जी, 100 रुपए। कहता है STT पे किया था, ठीक है। और वो कहता है कि 31/1 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 300, 290 या 280। तो हमने कहा हाईएस्ट लेते हैं जी 300। बेचे कितने के, कहता है 650 के। ये 3 ABC बनाने आ गए आपको, 100, 300 और 650। 300 कैसे आया, हाईएस्ट प्राइस लेना था आपने 31/1 को, सॉरी हाँ 31/1 को। तो पहले फाइट करवाई इन दोनों में, विच एवर इज लेस, 650 क्रॉस हो गया। 100 और 300 में से विच एवर इज हायर, 100 भी क्रॉस हो गया। 300 के हिसाब से आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। नीचे पहले करवा दूं आपको, 10,000 शेयर थे, 650 का बेचा, 65 लाख रुपए, और 30 लाख रुपए उसमें से माइनस हो गए, 35 लाख रुपए आपका टैक्स बना 112A के अंदर। इसमें 34 लाख पे टैक्स लगेगा आपको, 1 लाख छोड़ देंगे, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शन में से 1 लाख नहीं छोड़ेंगे। लेटर से एक और ट्रांजैक्शन आ गई 35 लाख की, उसमें से 1 लाख मत माइनस करना, 1 लाख एक ही बार माइनस होगा सभी ट्रांजैक्शंस को मिलाकर। ए हो गया हमारा। दूसरे में आते हैं, कहते हैं कि जी 1000 म्यूचुअल फंड मैंने बेचे हैं 20/4/20 को, 50 रुपए का एक, और कहता है ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है। मिस्टर राजन ने इसे कब खरीदा था, 10 रुपए में खरीदा था, 15/4/17 को, और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और फेयर मार्केट वैल्यू बता रहे जी 55। मैं लिख देता हूं यहां पे 10, 55, 50। पहले विच एवर इज लेस, तो 55 क्रॉस हो गया। 10 और 50 में से विच एवर इज हायर, तो 10 क्रॉस हो गया, 50। 50 माइनस 50, 0। दूसरा भी हो गया आपके पास वर्किंग नोट। दोनों में 55 टू AC लगाई क्योंकि लिस्टेड थे। तीसरे में आते हैं जी सी लिमिटेड। सी लिमिटेड कहता है क्या है, अनलिस्टेड। 112 ये तो नहीं लग सकता,
ठीक है। अनलिस्टेड है जी, 200 रुपए के ऊपर आपने बेचा है और वो कहता है कि इन्होंने बोनस शेयर्स दिए थे। तो हमने कहा बोनस शेयर की कॉस्ट तो जीरो होती है, कहते हैं लेकिन कब दिए थे 1997 में। फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे जी 50 रुपए और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये देखिए जी 20,000 रुपए वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, 200 रुपए इंटू 100 और 50 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू इंटू 100 5,000, 5,000 को इंडेक्सेशन की तो आ गया 15,050 रुपए। टोटल प्रॉफिट आया 35,04,950 रुपए। दो टुकड़े करेंगे जी इसके, 35 लाख में से पहले 112 ए निकाला और दूसरा पे रेट है जी 20% का। 35 लाख अलग, 4,950 अलग, ठीक है। 35 लाख में से 1 लाख छोड़ दो, 34 लाख पे 10% 3,40,000 और जो 4,950 रुपए क्योंकि आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया 20% का टैक्स रेट। चलें, फाइन, दैट इज इट फॉर टुडे।